वेलकम ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा क्या है। तमाम पहलुओं को हमने देखा और उसको स्टडी किया और आपने उस चीज को जाना और समझा। आज के इस लेसन में जो हम बात करेंगे, इसमें एक उपागम के बारे में बात करेंगे। जो पिछली बार हमने 6 उपागम को जाना था, समझा था, आज उसके पहले उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, पौवार्तवादी उपागम क्या है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए यह पहला उपागम है और इससे शुरू करते हैं और जानते हैं। भारत के संबंध में पश्चिमी जगत को शुरुआत में विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों और संस्मरणों से जानकारी प्राप्त होती है। एक प्रश्न उठता है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन के बारे में आपको कहां से जानकारी मिली, कहां से शुरुआत हुआ, इसके प्रमाण क्या हैं। तो जब इस तरह की बातें आएंगी तो हमारे पास जो जानकारियां आती हैं वो स्पष्ट रूप से लिखा गया कि विदेशी पत्रिकाओं से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा के बारे में पता चला। कुछ लेखों से पता चला और कुछ संस्मरणों से पता चला। भारत पर विदेशी सत्ता स्थापित हो गई थी और जब भारत पर विदेशी सत्ता स्थापित हो गई तो भारत के समाज को विदेशी सत्ता ने छिन्न भिन्न कर दिया था और पूरी तरह से इसे तोड़ दिया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में भारत को समझाने का प्रयास किया। अंग्रेज शासकों द्वारा जो भी सोच प्रस्तुत किया जाता था उसका खंडन करने का कार्य महात्मा गांधी किया करते थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में भारत को समझाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेज शासकों की सोच का भी खंडन किया। अंग्रेज शासकों ने किस तरह से भारतीय समाज को तोड़ा, अंग्रेज शासकों ने किस तरह से भारत को गुलाम बनाया, इन हर पहलू पर भारत के जो बुद्धिजीवी थे, जो विद्वान थे, वह बात उठाते रहे, उसका खंडन करते रहे। जिसमें से प्रमुख नाम अगर की बात करें तो महात्मा गांधी का आता है और हिंद स्वराज इनका एक प्रमाण देता है। महात्मा गांधी के अनुसार साम्राज्यवादी शब्द को अगर हम देखें तो साम्राज्यवादी शब्द जो है अहंकार की उपज है। एक ऐसा अहंकार जो गुलाम बनाने की प्रवृत्ति रखता है, एक ऐसा अहंकार जो आपकी स्वतंत्रता को छीन लेता है, एक ऐसा अहंकार जो आपको अपनी अपनी खुद की कोई स्वतंत्र अवधारणा न रहे, इन सभी बातों को वह छीनने का कार्य करता है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने साम्राज्यवादी शब्द को कहा कि यह अहंकार की उपज है। कई विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया, कई विदेशी दार्शनिकों ने भी इसका समर्थन किया। भारतवर्ष में शताब्दियों से निरंकुश राजतंत्र का शासन रहा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर हम भारतवर्ष के प्राचीन उन स्थितियों को देखेंगे, कई शताब्दियों को देखेंगे, तो हमें इसका जिक्र मिलेगा कि शताब्दियों पहले भारत में एक निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था जो भारत को अपने अनुसार इसकी दशा और दिशा को तय करता था। अगर हम बात करें कि फ्रांसीसी दार्शनिक बोंदा की, तो बोंदा के अनुसार गर्म जलवायु के प्रदेशों में शासन तंत्र निरंकुश ही होता है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिसका नाम बोंदा है, उन्होंने ये कहा कि गर्म जलवायु, और भारत क्या है, गर्म जलवायु वाला देश है, तो जहां भी गर्म जलवायु होगी वहां का शासन तंत्र क्या होगा, निरंकुश होगा। इन्होंने अपने विचार को रखा और लिखा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि वास्तव में अब उपनिवेशवादी और पौवार्तवादी उपागम और क्या कहता है। दार्शनिक बोधा का समर्थन मॉन्टेस्क्यू और हेंगल ने भी किया। ये दोनों एक दार्शनिक हुआ करते थे। दार्शनिक बोधा का समर्थन इसलिए किया कि इन्होंने भी कहा कि गर्म जलवायु निरंकुश होगा, में रहने वालों पर इस तरह की, तो इनकी जो बातें थी उनका समर्थन मॉन्टेस्क्यू ने और हेंगल ने किया। हेंगल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत में निरंकुश शासन तंत्र ही विद्यमान रहा है, दूसरा कोई भी नहीं। और ये लोग, इन दार्शनिकों ने अपने पुस्तकों में
इनके लिए स्थान। हेंगल ने कहा कि भारत में निरंकुश शासन व्यवस्था में जनता पूरी तरह से गुलाम थी। अब देखो, जब निरंकुश शासन व्यवस्था की बात आएगी तो इसकी कई मान्यताएं देखने को मिलती हैं। और अगर प्रमुख रूप से बात किया जाए और विशेषतर हेंगल नामक दार्शनिक ने जो प्रस्तुत किया, उसकी ये सोच थी कि जहां भी निरंकुश शासन की व्यवस्था होगी वहां गुलामी की स्थिति होगी, इसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। निरंकुश शासन तंत्र में कोई भी स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात वह गुलामों की तरह माना जाएगा। हेंगल ने यह अपना तर्क दिया। हेंगल के बाद जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित नहीं था, आखिर कारण क्या था? तो कारण उन्होंने बताया कि शासनकर्ता, यानी जो भी शासन करता थे वह आलसी थे, प्रमादी थे, अकर्मण्य थे। अब जब शासनकर्ता आलसी रहेगा, प्रमादी होगा, अकर्मण्य रहेगा, तो जाहिर सी बात है विकास की बात वह नहीं सोच सकता, एक नई दिशा के बारे में नहीं सोच सकता। परंतु जैसे जैसे वक्त गुजरा कुछ और भी परिवर्तन हुए और उस परिवर्तन के साथ यह देखा गया कि धीरे धीरे बौद्धिकता का विकास हुआ। यही कारण है कि जब बौद्धिकता का विकास हुआ तो उस समय लोगों ने यह जानने का प्रयास किया, यह हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दार्शनिकों का यह मानना था कि निरंकुश शासन तंत्र में बौद्धिक परिश्रम का अभाव था, जिसकी वजह से अंधविश्वास, जादू टोना, पूजा ने अपना जगह बना लिया। और भारत में अंधविश्वास, जादू टोना और पूजा पहले के समय में भी था और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इनमें कमियां आई हैं और बौद्धिक क्षमताओं का विकास हुआ। तो बौद्धिक परिश्रम का जब भी अभाव होगा तो वहां पर क्या होंगी? कमियां दिखाई देंगी। भारतीय समाज शताब्दियों तक एक ठहरा हुआ, एक सड़ता समाज रहा है, यह कार्ल मार्क्स के विचार थे। कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक में यह दर्शाया कि भारतीय समाज शताब्दियों तक एक ठहरा हुआ, अर्थात किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ, किसी भी तरह की इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक सड़ता हुआ समाज रहा है। अगर हम थोड़ा सा और देखें, आगे बढ़े, तो हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अंग्रेजों के शासन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। भारत का समाज डर और भय के साथ बिखर गया था। अब जब भारत का समाज डर और भय से भय व्याप्त रहेगा तो वो बिखरेगा, वो कभी जुड़ नहीं सकता। और जिसका असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था सुधरने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वह अंग्रेजों के अधीन था और उन्होंने इसे तोड़ दिया था। भारत का अगर मुख्य धारा हम देखें, प्राचीन भारत का जो राजनीतिक चिंतन रहा, उनकी अवधारणाएं रही, तो उसमें तीन बातें सामने आती हैं: धर्म, आस्था और श्रद्धा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत का जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा जो दिखाई दी, वह धर्म, आस्था और श्रद्धा में निहित रहा है। मैक्स मुलर ने सन 1859 में कहा था कि भारत राजनीतिक और लौकिक चिंतन से वंचित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैक्स मुलर ने जो बात कहा, वह बात उस समय और परिस्थिति को देखते हुए कहा। तो साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, पवार्थवादी उपागम की अगर हम बात करें तो हमारे सामने बहुत सी बातें आती हैं। बौद्धिक परिश्रम का अभाव होना, एक सड़ता हुआ समाज दिखाई देना, ठहरा हुआ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाना, धर्म, आस्था और श्रद्धा ही मुख्य केंद्र बिंदु रहना। और यही कारण है कि जितने भी दार्शनिक हुए, अगर हम मैक्स मुलर की बात करें तो 1859 में अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि भारत राजनीतिक और लौकिक चिंतन से वंचित है। यानी भारत में कोई भी सकारात्मक राजनीतिक दिशा नहीं है, भारत में कोई भी लौकिक चिंतन का स्वरूप नहीं है। ये तमाम बातें इन दार्शनिकों ने कहा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे और यह आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगले लेसन में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।